हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का मध्यकालीन भारत। और हम लोग इसी चैनल पे ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो अरब। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? उबैदुल्लाह। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? तो मुल्तान स्वर्ण नगरी पर। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? तो ऊंट पालन तथा खजूर की खेती। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ था? तो तुर्कों का। तुर्कों में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अल्पतगीन गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम। अब है कि सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया? जयपाल को। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था कि भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। अब हम लोग देखेंगे कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल-बरूनी। अल-बरूनी द्वारा किताब उल हिंद, कुतबी द्वारा किताब उल यामिनी तथा फिरदौसी पूर्व का होमर द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1175 मुल्तान। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो भीम द्वितीय मूलराज के द्वारा। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का युद्ध। आइए हम लोग देखते हैं तराइन युद्ध। तो प्रथम जो था 1191 में हुआ था, मोहम्मद घोरी पराजित। द्वितीय 1192 में मोहम्मद घोरी विजित। अब है कि मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावड़ के युद्ध 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? मोहम्मद गोरी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? तयालदोज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब है कि भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। अब हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत 1200 से 1526 ईस्वी। तो दिल्ली सल्तनत, इसमें है सबसे पहले इलवाड़ी वंश, गुलाम वंश। 11 शासक थे गुलाम वंश में। खिलजी वंश 5 शासक। तुगलक वंश में 9 शासक। सैयद वंश था 4 शासक। लोधी वंश में थे 5 शासक। ठीक है, और सबसे पहला जो वंश था दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, और सबसे लास्ट जो था वो लोधी वंश था। तो अब हम लोग देखेंगे कि गुलाम वंश में कौन कौन आए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसऊद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, मुइजुद्दीन कैकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, और खिलजी में अब आएगा
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरो खां। तुगलक वंश में है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबू बर्क शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। और दो स्वतंत्र शासक भी हुए थे, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह और नुसरत शाह। अब है कि सैयद वंश में है खिरीज खां, मुबारक खां, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, जिनका काल था 1445 से 1451 ईस्वी। लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। अब है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इनका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान-ए-चहलगामी का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ। इल्तुतमिश ने सुल्तान-ए-आजम की उपाधि धारण की थी और दिल्ली की राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक बना। अब है कि दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहला गुलाम वंश। इनका काल था 1206 से 1290 ईस्वी। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? तो लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? तो लाहौर। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसके केवल मालिक और सिपह सलाहकार का पद धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता और अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? तो लाख बख्श। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि का नवाजा गया? कुरान ख्वाह। भारत की प्रथम मस्जिद कुबतुल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना था? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो बदायूं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। अब है कि इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तो तुर्कान-ए-चहलगामी चालीसा दल। अब हम लोग देखेंगे कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासन काल में आया? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत पर इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? तो आमीर-ए-आखूर। रजिया सुल्तान ने विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो बहराम शाह। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब मुमालिकत पद का सृजन किया गया, जिससे संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब-ए-मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नासिरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान-ए-चहलगामी को किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजस्व को नियामतें खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त और रजा को जिले-इलाही ईश्वर की छाया कहा। सिजदा और पैबोस प्रथा का अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान-ए-अर्ज।
दीवान अर्ज गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। अब है कि नासिरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। इसका है कि गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। वर्ष 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी खिजली ने। अलाउद्दीन खिलजी ने के बचपन का क्या नाम था? तो अली गुरसस्प। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो बलबन के लाल महल में। अब है कि अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वो विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर यह उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? रायकर्ण गुजरात का शासक। अब है कि अलाउद्दीन का सेनापति मालिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए उसे हजार दिनारी भी कहा जाता था। किसको? तो मालिक काफूर को। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो मालिक कफूर थे। अब है कि तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट दिया, जिसे मालिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट दिया। अब हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। तो देवगिरी शासक था रामचंद्र देव। अभियान का नेतृत्व मालिक कफूर और वर्ष था 1307। वारंगल शासक प्रताप रुद्र देव। मलिक कफूर अभियान का नेतृत्व 1309 ईस्वी में। द्वार समुद्र वीर बल्लाल तृतीय मालिक कफूर 1310 ईस्वी। पांडे वीर पांडे मालिक कफूर 1311 ईस्वी। अब है कि मालिक मलिक कफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? तो देवगिरी पे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई थी? घोड़ों को दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा। चढ़ाई कर और गृह कर घड़ी चढ़ी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार को मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? अलाई दरवाजा दिल्ली। अब है कि अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तु को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी विभाग अधिकारी जैसे कि विभाग है बड़ी ते मंडी तो बाजार निरीक्षक, सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक, मनहयान गुप्तचर। पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी को सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अब हम लोग देखेंगे तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक गाजी मलिक। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन। अब है कि किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था
कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूर अस्त। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। अब है कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य क्या क्या थे। तो योजना और उसकी विशेषता, जैसे पहला है कि राजधानी परिवर्तन इसने किया तो 1326 से 27 ईस्वी में तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अब है दोआब में कर वृद्धि। यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327 से 28 ईस्वी उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 1330 ईस्वी चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। खुरासान का अभियान 1336 से 37 ईस्वी। तो खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके एक वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। अब है कराची अभियान 1337 से 38 ईस्वी। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिक को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। अब है कि कृषि, यहाँ देख लिया हम लोग कि दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। अब है कि कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 1333 ईस्वी। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर और 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जिन प्रभासूरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो सिंध अभियान 1391 ईस्वी में। अब है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपड़ा और मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही था। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग दीवान ए बंदगान दासों की देख रेख के लिए, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन देने के लिए, दीवान ए खैरात असहाय लोगों की मदद के लिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सैयद वंश तथा लोदी वंश। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिल्ज खां ने किस वंश की स्थापना की? तो सैयद वंश। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिल्ज खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोदी। लोदी वंश के शासनकाल। बहलोल लोदी 1451 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 1517 ईस्वी, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। अब है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसे सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोदी 38 वर्ष तक। किस सुल्तान के बारे में अहमदुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था,
बहलोल लोदी के बारे में, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया था? गज सिकंदरी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी था। अब है कि सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब हम लोग देखते हैं सल्तनत कालीन वंश। तो अब है कि मामूलक वंश 1206 से 1290 ईस्वी 84 शासनकाल, संस्थापक ऐबक था। खिलजी वंश 1290 से 1320 30 शासनकाल, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक 1320 से 1414 94 गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश 1414 से 50 37 खिरिज खां। लोदी वंश 1451 से 1526 76 बहलोल लोदी। अब है कि दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? महाराणा सांगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था? तुर्कों ने। सल्तनत काल में दस्तार बंदगान किसे कहा जाता था? उलेमा को। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया? अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद शामिल है। अब हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो वर्ष 1336 में हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? बुक्का प्रथम को। हरिहर और विजयनगर। हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर को ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान है। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय थे। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया? तो कुली कुतुब शाह। अब है वंश संस्थापक समय अंतिम शासक संगम। संस्थापक हरिहर प्रथम। समय 1336 से 1356 विरूपाक्ष द्वितीय। सालूब का है सालूब नरसिंह 1485 से 1505 इमाड़ी नरसिंह। तुलुक के संस्थापक हैं वीर नरसिंह। समय था 1505 से 1570 ईस्वी। अंतिम शासक सदाशिव राय। अराविरु तिरुमल है 1570 के बाद रंग तृतीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा गया जाता था? तो अष्टदिग्गज। तालिकोटा राक्षसी तगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। अब है विजयनगर साम्राज्य के राजवंश। जैसे यात्री निकोलो कॉन्टी देश इटली का था। शासक देवराय प्रथम विजयनगर शहर का वर्णन। अब्दुल रज्जाक फारस देवराय द्वितीय विजयनगर सचिवालय का वर्णन। अब है पायस यानी पुर्तगाली कृष्ण देवराय शासक और विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन। बारबोसा पुर्तगाली कृष्ण देवराय सती प्रथा का वर्णन। श्रीजर फेडरिक पुर्तगाली सदाशिव राय विजयनगर का वर्णन किया। नुनीज पुर्तगाली अच्युत देवराय सती प्रथा का उल्लेख। निकितन रूस मोहम्मद तृतीय विजयनगर की असमानता का वर्णन।
अब है प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? गंगा देवी। होयसलों के प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हल्हैलबिड है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? हम्पी के खंडहरों से। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्रदान किया गया विजयनगर राजाओं द्वारा। अब है विजयनगर राजाओं द्वारा। अब है कि राज्य संस्थापक, स्थापना, राजवंश, राजधानी और विलय। तो पहला है बरार। बरार का जो संस्थापक थे वो थे फतहुल्ला इमाद शाह। स्थापना 1484 ईस्वी। राजवंश इमाद शाही। राजधानी एलिचपुर गाविलगढ़। 1574 ईस्वी को अहमदनगर में विलय। बीजापुर यूसुफ आदिल खां। 1489 ईस्वी। आदिल शाही। नौरसपुर 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। अहमदनगर मालिक अहमद। 1490 ईस्वी में निजाम शाही जुन्नार अहमदनगर। 1633 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह। 1512 ईस्वी कुतुब शाही गोलकुंडा में राजधानी और 1657 में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। बीदर अमीर अली बड़ीद। 1526 बड़ीद शाही बीदर। 1618 ईस्वी में बीजापुर में विलय हुआ। अब है कि विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। अब हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। दीवान ए मुश्त खराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया? तो तैलंग ब्राह्मण खान जहां को। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तुगलक वंश। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो चौधरी। हक के सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। अब है कि इस्लामी शरीयत के अनुसार करों का क्या प्रकार है? जैसे जजिया। जो जजिया था ना वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जकात मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर। खुम्स लूट से प्राप्त धन जिसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा ही सैनिकों को दिया जाता था। खराज यानी कि भू राजस्व गैर मुसलमानों से। अब है कि सिखों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासन काल में अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। इल्तुतमिश ने अपने शासन काल में चांदी का टंका, तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। अब है कि जवाबित का संबंध किससे है? तो राजकीय कानून से है। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बलबन ने की थी। अब हम लोग देखेंगे कि सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग जैसे दीवान ए विजारत वित्त विभाग, दीवान ए रियासत नियंत्रण विभाग, दीवान ए मुश्त खराज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना, दीवान ए कोही कृषि के विकास के लिए, दीवान ए कजा न्याय विभाग, दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, दीवान ए रिसालत विदेश विभाग, दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग, दीवान ए बंदगान दास विभाग। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? सुल्तान में। सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो मजलिस ए खलवत। इक़्तिदारों पर
नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? 20 से 25%। अब है सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी, जैसे आरी जे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान होता था, बड़ी दे मुबालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख, सद्र उस सुदुर धार्मिक विभाग का प्रधान, अमीर एक आखुड़ अरब अश्वशाला का प्रधान, सर जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख, अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। अब है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। अब हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक। तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली एटा में हुआ। वे कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? बलबन का मकबरा। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के लेखक का क्या नाम है? अल बरूनी। अमीर खुसरो ने किस भाषा को विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। अब है सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य और प्रमुख इमारतें और उसके निर्माता, जैसे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब है 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश नहीं। हौज शमसी व शमसी ईदगाह इल्तुतमिश। बलबन का मकबरा बलबन। सीढ़ी का किला अलाउद्दीन खिलजी। हौज अलाई अलाउद्दीन खिलजी। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी ही हैं। अलाई दरवाजा के भी अलाउद्दीन खिलजी। उखा मस्जिद का मुबारक शाह खिलजी। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, निर्माता थे उसके। अब हम लोग देखेंगे ग्रंथ और उसके लेखक, ठीक है। जैसे संगीत राज तो राणा कुंभा, रागमाला पुंडरीक विठल, ताजुल मासीर हसन निजामी, तारीख दिल्ली खुसरो, तारीख मुहम्मदी मोहम्मद बिहमद खान, तारीख हिंद अल बरूनी, तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी, फतवा ए जहांगीरी जियाउद्दीन बरनी, खजाइन उल फुतुह अमीर खुसरो, तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज और फिक, तुगलक नामा अमीर खुसरो, फुतुहात फिरोज शाही फिरोज शाह, तारीख यामिनी उतवी, तबकात नासिरी मिनहाज सिराज, रहला इब्न बतूता। हम लोगों ने ये देखा। अब है नेक्स्ट कि किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो फतवा ए जहांदारी। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है? तो सितार। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। नवीन फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? खुसरो ने। अमीर खुसरो ने। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी? राणा कुंभा ने। लाहौर पाकिस्तान को भारत की फारसी भाषा के प्रयोग और प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो अब हम लोगों ने ये भी कंप्लीट किया। अब हम लोग देखते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन। सूफी संप्रदाय, तो इसमें है कि सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ दो दो भाग में था। एक है बासड़ा, एक है बेसड़ा। तो बासड़ा वो होता था जो इस्लामी कानून के समर्थक थे, और बेसड़ा वो था तो जो इस्लामी कानून से मुक्त थे। अब है कि जो बासरा है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। चिश्ती सिलसिला, सुहारवर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। तो जो चिश्ती सिलसिला है वो भारतीय संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इसके संस्थापक हैं। सुहारवर्दी के सिहाबुद्दीन सुहारवर्दी,
और कादिरी सिलसिला के शेख अब्दुल कादिर जिलानी, भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह बेरंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चिश्ती सिलसिला है वो यहाँ दो भाग में है, दक्षिण भारत उत्तर भारत। दक्षिण भारत में बुरहान गेशुद्राज हिंद, उत्तर भारत में बटा है यहाँ पे ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरीद के शिष्य, हजरत अलाउद्दीन सबीर, नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। अब हम लोग देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। अलवार एवं नयनार संतों द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? संत रामानंद के। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन से मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना था कि संसार दुखपूर्ण है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक अमरमूल क्या है? तो अमरमूल। अब है सिलसिला संस्थापक। चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहारवर्दी शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी, बहाउद्दीन जकारिया भारत। कादरी शेख अब्दुल कादरी जिलानी, सतारी शाह अब्दुल्ला सत्तारी, फिरदौसी शेख बदरुद्दीन नक्शबंदी, बकी बिल्ला। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया? विशिष्ट दैतवाद। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो संत रामानंद का। कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? शंकर देव ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। भारत में भक्ति आंदोलन का पूर्ण जन्म 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? रामानंद। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर हैं। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान। अब है उपाधि और सूफी संत। जैसे चिराग देहलवी तो शेख नासिरुद्दीन महमूद, महबूब इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया, मुजदीद शेख अहमद सरहिंदी, बंदानवाज सैयद मोहम्मद गेसुतराज। अब है कि दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को नयनार 63 संत और विष्णु भक्त संतों को अलवार 12 संत कहा जाता था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि इसी का है मैप पे आपको समझाया गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति गुरु नानक, कबीर और रैदास, और भारत में भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र में देखिए थे नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास थे। ये महाराष्ट्र के भक्ति संतों का कालानुक्रम है। और यहाँ पे है कि प्रमुख ये मैप के बेस पे आपको समझाया गया है कि कहाँ पे कौन सा स्थित थे। अब है कि प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक, जैसे अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, दैत्याद्वैतवाद निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, दैत्यवाद माधवाचार्य, भेदाभेदवाद भास्कराचार्य, शैव विशिष्टाद्वैत श्रीकंठ, अचिंत्य भेदाभेदवाद बलदेव, वीर शैव विशिष्टाद्वैत श्रीपति, अविभाग दैत विज्ञान भिक्षु। अब है संत एवं उनके संप्रदाय। पहला टोटल यहाँ पे 23 दिया हुआ है। तो पहला देखते हैं, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से थे, माधवाचार्य ब्रह्मा संप्रदाय से थे, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, संत लालदास लाल पंथ, गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ, एकनाथ तुकाराम व ज्ञानदेव वड़कड़ी संप्रदाय, रामदास बौद्ध धड़कड़ी संप्रदाय, माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय, शंकर देव महापुरुषीय संप्रदाय, निम्बार्क सनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय, जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय, चंडीदास बाउल संप्रदाय, पुरंदर दास दासकुट संप्रदाय, नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ, गुरु नानक सिख संप्रदाय, दादू दयाल दादू पंथ व निपक्ष संप्रदाय, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, रामानंद रामवत संप्रदाय, श्री चंद गुरु नानक के पुत्र उदासी संप्रदाय, जयनाथ विष्णोई संप्रदाय, निरंजन कनि रंजनी संप्रदाय, रैदास राय
रायदासी संप्रदाय। तो अभी हम लोग देखेंगे, देखिए दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन, इसमें थे विष्णु भक्त जो अलवार संत थे। इस चार चार में विभाजित है। नम्मलवार, मधुर कवि, अंडाल, महिला, कुलशेखर। और जो शिव भक्त थे उनको नयनार कहा जाता था, नयनार संत थे, तो वो भी था चार में। निरुना, बुक बुकरसु, अपर, तिरुज्ञान सबंदर, सुंदर मूर्ति, मनिक वाचकर। अब है कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासन काल में की थी? तो सिकंदर लोदी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर और जहांगीर। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो फरीदुद्दीन गंज सकर, बाबा फरीद। मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 में प्रयाग में हुआ था। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों का क्या भावना है? तो सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। अब है कि भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का यह मानता था कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है और उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो गुरु नानक का। रामचरित्र रामचरितमानस रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वाड़ी सली शाह को की मजार कहाँ स्थित है? तो देवा शरीफ में, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली में। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गंज सकर, बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है। अब है कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती। अब है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहम में, वर्तमान फिलिस्तीन फिलिस्तीन में। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूफीवाद सिलसिले से कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? शाह मोहम्मद गौस। बारहमासा के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। दारा सिकों द्वारा लिखित सीर अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया गया था। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रसखान। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से। अब है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठ, जैसे श्रृंगेरी पीठ शिव मैसूर कर्नाटक राज्य था, गोवर्धन पीठ बलभद्र व सुभद्रा पुरी स्थल और उड़ीसा राज्य था, शारदा पीठ कृष्ण द्वारिका स्थल गुजरात, ज्योतिष पीठ विष्णु बद्रीनाथ उत्तराखंड। अब है कि सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बार्काचार्य ने दैत्यदैत्यवाद का प्रतिपादन किया था। अब है मुगल वंश 1526 से 1857 ईस्वी। मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी। तो जैसे देखिए, मुगल शासकों के मकबरे। बाबर आगरा काबुल में है, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदरा आगरा, जहांगीर लाहौर, शाहजहां आगरा, औरंगजेब औरंगाबाद दौलताबाद। ठीक है। अब है कि तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। तैमूर के पांचवें वंशज बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसके बाद हुमायूं है, अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जहांगीर, सलीम। अब यहाँ जहांगीर से है कि खुसरो मिर्जा, दावर बख्श बली का बकरा, शाहजहां, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, दारा शिको, आजम शाह। साथ में है बहादुर शाह वन, मुअज्जम, मोहम्मद अकबर, नेकुशियर, मोहम्मद कमबख्श, मुही उल मिल्मत, शाहजहां तृतीय, अजीमुशन शान, फर्रुख खशियर,
रफी रफी हुसैन शाह, जहादर शाह, आलमगीर द्वितीय, अजीजुद्दीन, शाह आलम द्वितीय, अली गौहर, अकबर शाह द्वितीय, मिर्जा अकबर, बहादुर शाह जफर रंगून में निधन हो गया था बहादुर शाह जफर का। अब है कि मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर और अहमद शाह बहादुर बेदार बख्त। तो ये था मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी जितने रहे हैं। टोटल यहाँ पे 17 दिया हुआ है। अब है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? चगताई तुर्क थे। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? बाबर। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? फरगना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में। बाबर अपने पिता के पक्ष में तैमूर वंश के थे और माता के पक्ष से चंगेज खां मंगोल शासक के वंश का था। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई और तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। अब हम लोग देखेंगे बाबर एंड हुमायूं का काल। बाबर एवं हुमायूं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क थे। बाबर का भारत आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो आलम खां और राणा सांगा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने किस युद्ध में तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी, काफिरों को मारने वाला। अब है कि बाबर ने तुर्की भाषा में तुजु के बाबरी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? तो मेवाड़, विजयनगर। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने। अब है कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी विपक्ष में थे। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध 1528 मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध 1529 महमूद लोदी। उपयुक्त सभी युद्धों में बाबर की जो है वो विजय हुई थी। अब है कि बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य विजयनगर कृष्णदेवराय शासक थे। दिल्ली इब्राहिम लोदी, बंगाल नुसरत शाह, मेवाड़ राणा सांगा। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? कलंदर। आगरा में उसने ज्यामितीय विधि से बाग आराम बाग नूरे अफगान के नाम से लगवाया। बाबर ने हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? वर्ष 1532 में। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया? वर्ष 1530 में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? तो हुमायूं। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया? शेर शाह सूरी ने। अब है कि चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो पुस्तकालय दीन ए पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो हुमायूं ही था। अब है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे शेर शाह सूरी सूरवंश। तो ये है मैप में शेरशाह सूरी का साम्राज्य 1540 से 45 ईस्वी साम्राज्य और शेरशाह सूरी मार्ग। ये आप लोग एक बार देख लीजिए। इसका क्वेश्चन करते हैं कि दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह ने।
शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो मुंसिफ अथवा आमिल। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना था? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये है बिहार में, सासाराम में। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो गज सिकंदरी। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की पूरी साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? शेरशाह। किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? कालिंजर अभियान 1545 ईस्वी। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने दिल्ली में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया है, दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो इस्लाम शाही। अब है कि शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? तो 1/3। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया, उसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। अब हम लोग देखेंगे अकबर का काल 1556 से 1605। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? कालनौर, पंजाब में। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? खाने खाना। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए? तो कछवाहों से। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन ए दायसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो टोंडरमल। अब है कि अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? तो दीन इलाही। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बिरबल। महाभारत का फारसी अनुवाद रमनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूंनी भी शामिल था। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? फतेहपुर सीकरी। अब है अकबर के विजय, जैसे गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में, कालिंजर विजय 1570 ईस्वी में, आमेर की संधि 1562 में, मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। अब है कि अकबर के समकालीन शासक इंग्लैंड महारानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 ईस्वी, फ्रांस सम्राट हेनरी चतुर्थ 1553 से 1610 ईस्वी, ईरान शाह अब्बास 1588 से 1629 ईस्वी, रूस जाराइवान बेसिलिएविच 1530 से 1584 ईस्वी। अब है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? तो 1576 ईस्वी में, और 1576 ईस्वी में ही कौन सा युद्ध हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? अकबर। अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई? तो फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? तो आचार्य हरि विजय सूरी। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में रख करवाया गया था? तो गुजरात विजय। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया? तो अबुल फजल ने ही किया। अब है कि अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, जैसे दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी, अकबर को हड़मदल से मुक्ति 1562 ईस्वी, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 ईस्वी, जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी हस्तांतरण 1571 ईस्वी में, इबादत खाने की स्थापना
1575 ईस्वी में इबादत खाने में सभी अन्य धर्मों का प्रवेश। 1578 ईस्वी मजहर की घोषणा। 1589 ईस्वी दीन इलाही की स्थापना। 1582 ईस्वी इलाही संवत की शुरुआत। 1583 ईस्वी में राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 ईस्वी में हुआ था। अब है कि अकबर के नवरत्नों में एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। अब है कि प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट दर प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट दरबार से संबंधित हैं? तो अकबर से ही है। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? अकबर द्वारा। 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया था? असीरगढ़ का किला, खानदेश। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकारी को सीढ़ी कलम की उपाधि प्रदान की? तो अब्दुल रशमद। बीरबल के बचपन का क्या नाम था? महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया है? तो मान सिंह। अकबर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? रॉल्फ फिंच। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, किसने किया था? फैजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर ही था। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? दीवान अशरफ। अब है कि अकबर की प्रमुख विजय। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी, गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी, मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में और सीढ़ा गढ़ा का युद्ध 1601 ईस्वी में। अब है कि अकबर के नवरत्न, जैसे बीरबल कवि प्रिय, तो नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। इसका जन्म 1528 में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दूसरा है अबुल फजल, ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 में हुआ। इन्होंने अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। अब है तानसेन, रामतनु पांडे, तो मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ और ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने उन्हें कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया और अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। मान सिंह, ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र और भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 में हुई थी। अब है राजा टोडरमल, इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लाहौरपुर तहसील में हुआ। इनकी प्रसिद्धि मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। हैं जी, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया और अकबरनामा के नामक ग्रंथ की रचना की थी। फकीर अज़्ज़ुद्दीन, ये अकबर के निजी हकीम, चिकित्सक एवं मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। मुल्ला दो प्याजा, अपनी बुद्धिमानी व वाक पटुता के कारण ये नवरत्न में शामिल किए गए। इनको खाने में दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनको नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया। अब है कि अकबर ने भारमल की पुत्री हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया, जिससे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ। अब है जहांगीर 1605 से 27 और शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी। अब हम लोग इसको देखते हैं कि वर्ष 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो आगरा में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का क्या नाम था? तो मेहरुनिशा। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां, अशफाक बेगम नूरजहां की मां, इत्मादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग। नूरजहां का पिता एवं आसफ खां नूरजहां का भाई। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा।
मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर। दुई अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई? तो जहांगीर। मुगल एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन काल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो जहांगीर ही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार से सबसे पहले किसे भेजा था? विलियम हॉकिंस को। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि में किस अंग्रेज को सम्मानित किया? विलियम हॉकिंस। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? तो बाबर काबुल एवं जहांगीर लाहौर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर। खुसरो शाहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। आगरा में इत्माद-उद-दौला का मकबरा किसने द्वारा बनवाया था? नूरजहां। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? जहांगीर। अब है कि गुलाब में इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो अस्मत बेगम, नूरजहां की मां। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी? तो शाहजहां। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं तहफ्फुज़ किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था? शाहजहां ने। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? मुमताज महल। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उनकी स्मृति में आगरा व ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। अब है कि मयूर सिंहासन तख्त ताऊस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां। शाहजहां के काल में किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्णयुग कहा था? एएल श्रीवास्तव। अपनी सहिष्णुता और उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? दारा शिकोह, शाहजहां का पुत्र। अब है उपनिषदों को फारसी अनुवाद। शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सीढ़ अकबर शीर्षक के नाम से किया था। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? शाहजहां। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत देखने को मिलता है? ताजमहल में। ईरान के शाह और मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र कौन था? कंधार। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? मीर जुमला। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां। शाहजहां द्वारा शाहू बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? दारा सिकोह। जहांगीर की आत्मकथा तुझु के जहांगीरी नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोहम्मद खां को दिया जाता है। अब है औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो दक्कन का। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ? औरंगजेब और दारा शिकोह। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में अंतर्गत थे? तो औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना? बहादुर शाह प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? तो सुलेमान सिकोह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? वर्ष 1686 में। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो जय सिंह। अब है मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली। तो इसमें खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा, लंक बटाई, अनाज का खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई, रास बटाई, अनाज से भूसा निकालकर बटाई। अब है कि शासक और वजीर और वकील जैसे बाबर, मेहंदी ख्वाजा, हुमायूं, निजामुद्दीन अहमद और हिंदू बेग, अकबर, बैरम खां सर्वाधिक शक्तिशाली। जहांगीर यह पद रिक्त था। शाहजहां यह पद समाप्त हो गया। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1698 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश उज्जैन में है।
किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब का। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? तो दारुल इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसका काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा। औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फुहर नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था? तो बीजापुर और गोलकुंडा। अब है कि मुगल कालीन सूबों की संख्या। अकबर 12 सूबा आईन अकबरी में वर्णित है। 12 + 3 15। 3 है बड़ार, खानदेश एवं अहमदनगर। जहांगीर 15 सूबे कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया। शाहजहां 18 सूबा कश्मीर, ठट्टा, उड़ीसा 3। औरंगजेब 20 अथवा 21 सूबे 2 बीजापुर 1686 गोलकुंडा। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब है दूसरा कि मुगल कालीन प्रशासन। किस शासक ने राम सीता का आकृतियों वाले रामसिंह देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए? अकबर ने। मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता है? सरकार। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण की विधि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए माश शब्द से इंगित किया जाता है। अब है कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो महामनगा द्वारा। अब है मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? जहांगीर। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? निकोलाओ मनुची को। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। मनसबदारी प्रथा। अब है कि संस्थापक थे अकबर। प्रारंभ 1575 ईस्वी। अर्थ था पद या श्रेणी। उद्देश्य था प्रशासन का संचालन। अब है कि अकबर का मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? मंगोलों का दशमलव पद्धति पर। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? जागीर। मनसबदारी के संदर्भ में दुअस्पा जिनके पास 2 घोड़े तथा 3 अस्पा जिनके पास 3 घोड़े व्यवस्था लागू करने वाला मुगल शासक था जहांगीर। जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। अब है मुगल कालीन उच्च अधिकारी जैसे दीवान इंसाफ सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य। दीवान वजारत लगान अर्थव्यवस्था राज्य के आय व्यय मंत्रियों के कार्यों की देखरेख आदि। दीवान कजा न्याय विभाग काजी उल कुजात। दीवान बड़ीद गुप्तचर विभाग बड़ीद मुमालिक के अधीन। दीवान आरिज सेना की भर्ती रसद शिक्षा संगठन। दीवान रिसालत मुहत्सिब विदेश विभाग ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। बाकिया नवेश यह समाचार लेखक होता था। खुफिया नवेश यह गुप्त पत्र लेखक होता था। दरोगा ए डाक यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र विभाग का प्रभावी होता था। दीवान तन यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीर आतिश यह शाही तोपखाने का प्रधान था। मीर बहर यह जल सेना का प्रधान होता था। हरकारा ये जासूस व संदेश वाहक दोनों होते थे। वितिकिची ये अकबर ने अपने शासनकाल में 19वें वर्ष दरबार में सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति की थी। मुशरिफ या राज्य को आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। नाजीर ए बयूतात यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। अब है कि मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान व मुसलमान समान संख्या में रहने की व्यवस्था थी। अब हम लोग देखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो पंचतंत्र। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? फारसी। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? वीणा।
बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक पुस्तक की रचना की और मुगल काल में अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? तो मोहम्मद रेजा खां। दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल रशमद। अब है राज कवि शासक जैसे मुल्ला गजाली मशद्दी, तो अकबर, तालिब अमूली, जहांगीर, अबू तमिल कलीम, शाहजहां, कदिशी शाहजहां। अब है कि मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो हमजा नामा। नस्तलीक क्या है? तो एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। अब है कि मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ? तो हुमायूं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता प्राप्त की वह कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। शाहजहां के शासन काल में मस्जिद निर्माण कला अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से पहली आगरा के किले की मोती मस्जिद है और जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई है, और दूसरी है कि लाल बलुआ पत्थर से जो बनी हुई दिल्ली की जामा मस्जिद है जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और उनके गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। अब हम लोग देखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण, जैसे शेरशाह का मकबरा, सासाराम बिहार शेरशाह। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, हाजी बेगम। जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी, अकबर। जहांगीर महल आगरा, अकबर। अकबरी महल आगरा, अकबर ही है। आगरा का किला आगरा और अकबर। दीवान आम फतेहपुर सीकरी, अकबर। दीवान खास फतेहपुर सीकरी, अकबर। पंचमहल हवा महल फतेहपुर सीकरी, अकबर। मरियम महल फतेहपुर सीकरी, अकबर। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, अकबर। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सीकरी, अकबर। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, अकबर। अकबर का मकबरा सिकंदरा जहांगीर। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा नूरजहां। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर नूरजहां। दीवान खास आगरा शाहजहां। दीवान आम आगरा शाहजहां। शीश महल आगरा में है शाहजहां ने। खास महल आगरा शाहजहां। ये सारे, जैसे नगीना मस्जिद है आगरा में ही है शाहजहां। जामा मस्जिद आगरा शाहजहां। मच्छी भवन आगरा में शाहजहां द्वारा। लाल किला दिल्ली शाहजहां। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां। जहानाबाद दिल्ली शाहजहां। जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहां। दीवान आम दिल्ली शाहजहां। दीवान खास दिल्ली शाहजहां। अब है कि हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार चारबाग पद्धति का प्रयोग कर दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। अब हम लोग देखेंगे इसमें, जैसे मुगल कालीन साहित्य, रामायण फारसी में, लेखक का नाम है बदायूनी। भगवद गीता फारसी राजा टोडरमल। योग वशिष्ठ फारसी में दारा सिको। अर्थवेद सरहिंदी। पंचतंत्र मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी। लीलावती फारसी फैजी। कालिया दमन अबुल फजल। बावन उपनिषद फारसी दारा सिको। अकबरनामा फारसी अबुल फजल। बाबरनामा फारसी में अब्दुल रहीम खाने खाना। हुमायूं नामा फारसी गुलबदन बेगम। तुजु के बाबरी बाबरनामा तुर्की बाबर। तुजु के जहांगीरी फारसी में जहांगीर। मोतमद खां मोहम्मद हादी। मुंतखब उल तवारिख फारसी अब्दुल कादिर बदायूनी। इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी मोतमिद खां बख्शी। मासिर जहांगीरी फारसी ख्वाजा कामगार। तबकात अकबरी फारसी निजामुद्दीन अहमद। शाहजहां नामा फारसी इनायत खां। नुस्खा ए दिलकुशा फारसी खजीफा। अब है कि आलमगीरनामा फारसी में मिर्जा मोहम्मद कासिम। मासिर आलमगीरी फारसी साकी मुस्तैद खां। फतवा ए आलमगीरी फारसी, और इसका जो लेखक का नाम है वो है शेख निजामुद्दीन अहमद। अब है बादशाहनामा फारसी मोहम्मद अमीन। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? अकबर का मकबरा। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवानों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों और आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को फितरा-दुरा कहते हैं। अब है हुमायूं का मकबरा महत्वपूर्ण तथ्य। आइए इसको देखते हैं। मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है।
चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इस मकबरे का ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिकोह, जहांगीर शाह, फर्रुख रफी उद रफी-उद-दर्जात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख हैं। अब है कि दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार किया था। अब देखेंगे कि जहांगीर के शासन काल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया, तो नादिर उल उस्र। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? केशव दास ने। फतेहपुर सिकड़ी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन है खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान ए खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंच महल, बुलंद दरवाजा, बिरबल का महल इत्यादि। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? तो भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का। पित्रा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ, जो ईरानी शैली में निर्मित है? तो इसका हो जाएगा इत्मादुद्दौला। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों में प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में अल्योनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई? अकबर ने। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। अब हम लोग देखेंगे मराठा राज्य संघ, जैसे मराठा राजवंश। तो इसमें सज्जन सिंह 5वीं पीढ़ी, उग्रसेन 2 पुत्र थे, कर्ण सिंह, शुभकर्ण। कर्ण सिंह देवगिरी के यादव, लाखूजी जाधवराव, पुत्री जीजाबाई। और इनका है शुभकर्ण। इनके वंशज भोसले कहलाए, बालाजी भोसले, माले जी। इसमें आपको आ जाएगा शाहजी भोसले, 2 विवाह, 2 पुत्र, शिवाजी प्रथम 1627 से 80, संभाजी 1680 से 89, साहू जी। और इनका है राजा राम, पत्नी ताराबाई, शिवाजी द्वितीय स्वतंत्र शासक, उत्तर सतारा साहू जी और दक्षिण कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय, राजा राम द्वितीय 1749 से 50। मतलब यह है मराठा राजवंश। मराठा राजवंश। मोडी लिपि का प्रयोग किस लेखों में किया जाता है? तो मराठों के। सड़जामी प्रथा का संबंध है मराठा भू राजस्व प्रथा। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो रायगढ़ में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था? जॉन मैल्कम। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य वर्ष 1761 में लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हुई। वर्ष 1700 में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया? तो ताराबाई ने। संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था? तो ताराबाई। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर इसकी हत्या कर दी। शिवाजी को मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सालहर स्लेहर। अब है शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री विभाग, जैसे मजूमदार अमात्य, तो यह वित्त मंत्री था। सुमंत और दवीर विदेश विभाग, दरबारी शिष्टाचार, सुरु नबीस और चिटनीस सचिव। पत्राचार विभाग, पेशवा प्रधानमंत्री, अष्टप्रधान का प्रमुख जो समस्त प्रशासन को निरीक्षण करता था। यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। वाकिया नबीश मंत्री, यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। न्यायाधीश, न्याय विभाग। सेनापति, सरे नौबत, सेना का प्रधान। पंडित राव, धर्म व दान विभाग। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न तो अस्थायी थे और न ही वंशानुगत, बल्कि ये राजा की इच्छा प्रयुक्त थे। अब हम लोग देखेंगे विविध। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की? फर्रुख खशियर ने। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त कर दिया।
किया था। इसे कश्मीर अकबर भी कहा जाता है। किसको? तो जैनुल आबिदीन को। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर। सिर अकबर महान राज्य की रचना किसने की? दारा शिकोह ने। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिच खां। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? ताजुल माली ने। जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद, बीजापुर। मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह जफर द्वितीय के पिता का क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय। वजीर गजुद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। अब हम लोग देखेंगे मुगलों को नवरोज का त्योहार किसने मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे ग्रहण किया था? तो पारसियों से। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज। अब है सिख संप्रदाय के 10 गुरु। जैसे नानक 1469 से 1539 सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक। अंगद 1539 से 52 गुरुमुखी लिपि के जनक। विवाह पद्धति लवन का प्रचलन। अमरदास 1552 से 1574 तक थे। सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों का स्थापना। विवाह पद्धति लवन का प्रचलन। रामदास 1574 से 1581 अमृतसर की स्थापना की थी। किसने? रामदास ने। अर्जुन सिंह 1581 से 1606 गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी, अर्जुन सिंह को। हरगोविंद सिंह 1606 से 1645 अकाल तख्त की स्थापना और सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया। हर राय 1645 से 1661 मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया और अपने पुत्र राम राय मुगल दरबार में भेजा। हरकिशन 1661 से 1664 अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु। तेग बहादुर 1664 से 75 औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1760 ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना 1666 ईस्वी में हुआ। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के लिए 5 ककार, केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा अनिवार्य किए। गुरु पद की समाप्ति की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। सिख के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी। तो अभी हम लोगों ने टोटल कंप्लीट कर लिया मध्यकालीन भारत। तो आप लोग इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अब प्राचीन भारत का हम अपलोड करेंगे जल्द ही इस चैनल पे। थैंक यू।